हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड पर लगातार वेस्ट एशिया में जो इजराइल फिलिस्तीन जंग जारी है उसकी अपडेट देख रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच में एक बार फिर हम आज फ्राइडे है और आज सईद अली मुश्तबा साहब के साथ साउथ एशिया पर नजर कर लेते हैं। क्या कुछ हो रहा है साउथ एशिया के मुल्कों में, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स नई दिल्ली में है और भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग, ये एक जमाने में उस वक्त शुरू हुआ था जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नजदीक बढ़े और फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, उन दोनों मुल्कों की दोनों मिनिस्ट्रियों के बीच में तालमेल अच्छा हो, तो यही सबसे अहम हिस्सा हुकूमतों की पॉलिसी में निभाती हैं। इसलिए ये मीटिंग बहुत ही अहम है, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके अलावा भूटान नरेश भारत में है और भूटान और चीन के बीच में हमने पिछले दिनों आपसे बात की थी, जिसमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट हल होने के नजदीक बात बताई गई थी, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत, वहां एक और नया एक तरह से चमत्कार कहा जा सकता है। चमत्कार यह है कि उन्होंने अपनी तमाम मुसीबतों के बावजूद, पैसे की कमी के बावजूद, उन्होंने जो ओपियम, जो नशे का सामान होता है, उससे बनता है, वो उन्होंने जो वहां की पैदावार थी उसे कम किया है। और अब से पहले अफगानिस्तान पर यह इल्जाम भी लगता रहा है और अब से पहले की तालिबान सरकार और दूसरी सरकारों के दौरान भी यह बात कही जाती रही है कि ओपियम दुनिया भर में अफगानिस्तान से सप्लाई होती है, जो बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए। उसको उन्होंने कम किया है, इस पर भी बात करेंगे। सईद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साउथ एशिया के मामलात के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं और कई मुल्कों में उनके जानने वाले पत्रकार मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, जिनके जरिए उनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है जो हमारे इस कार्यक्रम में वो शेयर करते हैं। सईद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि इस वक्त जबकि इजराइल फिलिस्तीन जंग को 1 महीना हो चुका है, एंटनी ब्लिंकन पूरे वेस्ट एशिया में घूम करके उसके बाद जापान और उसके बाद भारत पहुंचे हैं और उनके साथ साथ वहां के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भी हैं। क्या कुछ भारत और अमेरिका के बीच में इस वक्त जो ये मीटिंग हो रही है, जो इंटरनेशनल एक तरह से बहुत ही वॉलेटाइल सी सिचुएशन है, कुछ लोगों का अंदाजा है कि वेस्ट एशिया में वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकती है अगर ईरान भी इसमें कूद गया, वगैरह वगैरह, बहुत से अटकलें अंदाजे हैं। आप इस विजिट को, इस वक्त में दोनों मुल्कों के बीच 2+2 मीटिंग को कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो 2+2 की मीटिंग है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये एक रूटीन मीटिंग है जो कि हर साल 2017 से चल रहा है। ये 5वीं मीटिंग है। एक बार जो है वो अमेरिका के वॉशिंगटन में होता है, दूसरी बार वो नई दिल्ली में होता है। अब पिछली जो मीटिंग है वो वॉशिंगटन में हुई थी, ये मीटिंग जो है दिल्ली में हुई है। तो इसका जो मेन मकसद है कि वो जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये दोनों जो हैं वो सिक्योरिटी का रिव्यू करते हैं। मेनली इनके जो है 2-3 पॉइंट हैं। एक तो साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक है, इंडियन ओशियन है और इंडियाज नेबरहुड है। और जो वर्ल्ड की जो और हालात हैं, जैसे यूक्रेन में जंग चल रही है और वेस्ट एशिया में जो जंग चल रही है, तो इसके ऊपर शायद वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो फोकस है उनका वो वही है जो कि मतलब साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशियन और इंडिया के नेबर्स और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन चाइना। तो बेसिकली इसमें जो 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 बातें होंगी वो चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, यही मुझे तो यही समझ में आता है कि ये जो 2+2 की जो मीटिंग है इसका यही मौक़िफ़ है। और एंथनी ब्लिंकन पहुंच चुके हैं। ये 2 तारीख को, 2 नवंबर को निकले हुए हैं अमेरिका से और उनकी 10 तारीख को, यानी कि मतलब आज जो है, आज ये मीटिंग उनकी खत्म होगी और फिर यहाँ से वो वापस जाएंगे। अब इन्होंने काफी वेस्ट एशिया का टूर किया है, जॉर्डन गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं और कहाँ कहाँ आपको ज्यादा मालूम है इसके बारे में। उसके बाद वो टोक्यो गए थे, टोक्यो के बाद वो सोल गए थे
और उनकी जो लास्ट पड़ाव है वो है नई दिल्ली। तो आज वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे। आज से उनकी एंथोनी ब्लिंकन की और जयशंकर साहब की, जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उनकी, और जो लॉयड ऑस्टिन है उनकी, और राजनाथ सिंह से बातचीत होगी। अब वो क्या बात होगी, जो मीडिया में जो खबर बन के आ रही है वो यही है कि एक तो बड़ी बात है कि वो अपना यूक्रेन जंग के बारे में बात करेंगे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, दूसरा वेस्ट एशिया की क्राइसिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो ज्यादा बात जो है उनकी वो इंडो पैसिफिक की, साउथ चाइना सी की और इंडियन ओशन की होगी। और इससे ज्यादा जो उन्होंने उनका ये कहना है कि अभी जो ये बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है और वहां पे जो एक वोलेटाइल सिचुएशन बना हुआ है, जिसमें मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक दूसरे से स्ट्रीट फाइट कर रहे हैं, और उनके ऊपर भी बात होगी। क्योंकि यहाँ पे जो बांग्लादेश का मामला है वो उसमें यह है कि अमेरिका का दूसरा स्टैंड है। अमेरिका जो है वो शेख हसीना वाजिद को नहीं चाहती है कि वो फिर से बरसरे इख्तिदार आए, और इंडिया चाहती है कि शेख हसीना वाजिद जो है फिर से बरसरे इख्तिदार आए। आपके दर्शकों को ये बता दूं कि शेख हसीना वाजिद जो है वो लॉन्गेस्ट मतलब विमेन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट। 2014 से अभी तक वो जो है वो इतनी ज्यादा किसी भी लेडी ने जो है मतलब किसी भी हेड ऑफ द स्टेट नहीं बनी है, ये एक उनका रिकॉर्ड है। अब अमेरिका का जो कहना है वो ये है कि जो शेख हसीना वाजिद की जो सरकार है वो एंटी डेमोक्रेटिक है और ह्यूमन राइट्स है और ये सब इश्यूज है, और ये रिक कर लेती है इलेक्शन और जीत जाती है। इंडिया का ये है कि इंडिया नहीं चाहती है कि अपोजिट जो इस्लामिक फोर्सेस हैं, जमात इस्लामी हैं और बीएनपी हैं, ये लोग कोई आए, क्योंकि फिर इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये एक अहम मुद्दा है जिस पे बात होगी, और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया मतलब अमेरिका के लाइन ऑफ एक्शन को मानेगा, और ना ही मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के लाइन ऑफ एक्शन को मारेगा और शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करेगा। तो ये तो एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है नेपाल के अंदर भी, तो नेपाल में भी चाइनीज की जबरदस्त तरह से इन्फ्लुएंस है, और अमेरिका के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं नेपाल में, और इंडिया के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उन पे भी बात होगी कि कैसे वो चाइना को कंटेन करें नेपाल के अंदर। तीसरी जो बात है वो श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका के अंदर चाइना जो है बहुत बुरी तरह से अंदर आ गया है, और हबनटोटा पोर्ट पे और कोलंबो पोर्ट पे अब वहां पे खबर आई है कि अमेरिका भी वहां कोलंबो में या श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए। तो ये सब चीजें जो हैं ये 2+2 डायलॉग में बात होगी। जहां तक पाकिस्तान और चाइना का मामला है वो 2+2, अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया उसमें कोई मुदाखलत करे, और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसके बारे में कोई इंडिया से बात नहीं करना चाहता। उनका ये कहना है कि मेरी अपनी मतलब डायरेक्ट वहां पे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, और वो उससे डायरेक्ट डील करेंगे। तो यहाँ जो साउथ एशिया का जहां तक मामला है वो यही है कि नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में इनकी बातचीत होगी, और यही बातचीत होगी कि चाइना को कितना हम कॉर्नर कर सकते हैं, कितना हम इनको मतलब यहाँ से ढकेल के बाहर कर सकते हैं, इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके। और जहां तक लॉयड ऑस्टिन का ताल्लुक है तो वो तो डिफेंस मैटर पे वहां के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और इंडिया में राजनाथ सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर है। तो इन दोनों में सिर्फ डिफेंस की संधि होगी। इंडिया बहुत सारा आर्म्स परचेज कर रहा है, उसकी रिव्यू होगी, कुछ ड्रोन वगैरह खरीद रहा है, तो वो तो सिर्फ मतलब ये कि डिफेंस रिलेटेड मैटर पे बात होगी। और मतलब 9 और 10 का जो है उनका ये है, 10 तारीख को वो फिर वापस अमेरिका चले जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए 2017 से ये 2+2 मीटिंग में हो रही है दोनों मुल्कों के बीच, कोई बहुत ही मेजर अचीवमेंट या मिलकर के फैसले लिए जाने के कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं? जैसा कि आपने बताया कि बांग्लादेश के मामले में दोनों की ओपिनियन अलग अलग है, कुछ और इश्यूज में भी हो सकता है अलग अलग हो। अमेरिका भारत को इस तरह से ट्रीट करता रहा है कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिकी प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत है, वो भारत को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका में बहुत से थिंकर्स, राइटर्स इस बात को लिखते भी हैं और ये बात महसूस भी की जाती रही है। क्या अब जिस तरह से एस जयशंकर ने कई मामलात पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखने के इशारे दिए पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में, क्या आपको लगता है कि भारत अपनी राय को मजबूती से रख करके
अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा, या अमेरिका से कुछ चीजों में इन्फ्लुएंस होकर के अपना कोई नुकसान कर बैठेगा? जी, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। और जहां तक भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंड का ताल्लुक है, तो मैं यही कहूंगा कि जो भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं या जो मिनिस्टर हैं, उनकी बहुत ज्यादा कोशिश यही होती है कि वो मतलब इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाएं, ना कि किसी कंट्री के साथ हों। लेकिन यहाँ पे ये जो 2+2 का जो मीटिंग है और ये चल रहा है, इस 2+2 का जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है, जो कि मेरे समझ में आता है, जितना कुछ मैंने पढ़ा है और जो समझा है, वो ये है कि इंडिया ने पैसिफिक कमांड के साथ, जो अमेरिका का पैसिफिक कमांड है, उस पर संधि कर दी है। अब इंडिया की जो सारी पॉलिसी है वो पैसिफिक कमांड से मतलब गवर्न होती है। इंडिया की अपनी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, जहां तक के पैसिफिक इंडो पैसिफिक का जो झगड़ा है चाइना का, और काफी तक लेकर करके इंडियन ओशन का झगड़ा है, उसमें इंडिया ने अपना पाला बदल करके अब वो टोटली मतलब समझ लीजिए कि अगर ये यूज कर सके वर्ड तो ठीक है, वो पूरा यूएस के अधीन हो गया है। और वो अधीन इसीलिए हुआ है कि अमेरिका ही जो है वो इंडिया को मतलब चाइना से बचा सकता है। और अमेरिका ये चाहता है कि हमको अगर कोई शील्ड की तरह हमें कोई चाहिए तो वो इंडिया ही है। तो ये बड़ा अचीवमेंट है मतलब 2+2 का, और जिसमें पूरी तरह से इंडिया जो है वो यूएस के खामे में चला गया है। लेकिन एक बात और भी कह दूं कि इंडिया ने मतलब डिफेंस की ट्रीटी नहीं की है अमेरिका के साथ, ये सिर्फ पैसिफिक कमांड के लिए ट्रीटी की है। तो अब जो भी पैसिफिक कमांड कहेगा वो डिफेंस रिलेटेड मैटर में वो ही इंडिया फॉलो करेगी। तो ये यानी ये तो कामयाबी अमेरिका की हुई, ना कि हिंदुस्तान की। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की ये कामयाबी है कि हिंदुस्तान के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है अमेरिका के अलावा। चाइना का तो वो दोस्त है नहीं, चाइना से तो उसकी दुश्मनी है। रशिया जो है वो तो अब अपने आप ही जो है यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, वो इंडिया की क्या मदद कर सकता है? तो अगर कोई बात अगर आ जाती है। अच्छा, इस वक्त जो मुझे बात याद आ रही है वो मनमोहन सिंह के जमाने में जो इंडिया यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी, उसके साथ साथ जिसके बारे में अब बात नहीं होती, बहस नहीं होती, और लोगों को याद भी नहीं रहा है मुझे लगता है, एक हाइड एक्ट भी था जिस पर भारत ने साइन किए थे, और उसका बुनियादी लब्बो-लुबाब यह था कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी से सिंक करके रखेगा, उसके खिलाफ नहीं जाएगा। क्या आपको लगता है कि उस हाइड एक्ट का और उस न्यूक्लियर डील के साथ साथ जो कुछ हमने अपने फैसले उनके हाथ में दे दिए थे, उससे नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नहीं, देखिए, फायदा नुकसान की तो मैं आपको वो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो यही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से सिंक कर रही है। और जहां जहां अमेरिका इंडिया को कहता है कि आप हमारे लाइन पर आइए, आप वहां इंडिया लाइन पर आता है। वो जहां पे वो इंडिया अपनी लाइन पे नहीं आता है तो इंडिया अब्सटेन कर जाता है, वो अलग हो जाता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मतलब अमेरिका से काटने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादातर जो है 2017 से लेकर के अभी तक जो कुछ हो रहा है, इंडिया बड़ी तेजी के साथ जो है वो अमेरिका के खीमे में जा चुका है। और अब जो है मतलब माने या ना माने, जो मतलब होता है ना कि वो चाबी जो इंडिया की चाबी है वो अब वॉशिंगटन के पास ही जा रही है कि जैसे इंडिया के अच्छा, मैं एक चीज और देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि जब से भारत अमेरिका के खेमे में गया, जैसे कि आपने कहा, और ये खासतौर पर सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद में हुआ, उससे पहले का भारत और उसके बाद का भारत, बल्कि भारत पाकिस्तान ताल्लुकात, और अगर स्पेसिफिक कहा जाए, वो मुख्तलिफ हो गए। उससे पहले भारत हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करता था। हमें याद है जब वो खालिस्तान वाला मूवमेंट 80s में चला, और कभी कश्मीर वाले मामले में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए बार बार कहा जाता था। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका ने समझा दिया कि देखो, आप भी हमारे दोस्त हो और पाकिस्तान भी दोस्त है, तो आप बिला वजह एक दूसरे पे इल्जाम न लगाओ, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से भारत जो है अब वो पाकिस्तान सेंट्रिक बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता?
देखिए, इस बात में तो थोड़ी बहुत हकीकत है ही है, क्योंकि देखिए, जब सोवियत यूनियन को बिखरे हुए भी 40 साल के आसपास हो गए, 90 में, और 30 साल के आसपास हो गए। इंडिया ने उसके बाद से अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई, सबके साथ वो मतलब इक्वल, और मतलब केस बाय केस, और मतलब कंट्री बाय कंट्री के साथ उन्होंने किया। लेकिन इंक्रीजिंगली जो वो मतलब ये होने लगा कि चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है बढ़ने लगा, और जब चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो उसको कंटेन करने के लिए इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ये समझ गए थे कि हम अकेले तो कंटेन नहीं कर सकते हैं। और यही प्रॉब्लम चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ भी था कि हम अकेले कंटेन नहीं कर सकते। तो अब चाइना को कंटेन करने के लिए कौन आएगा अमेरिका के लिए? तो वो भारत आएगा। और भारत के लिए था कि भारत का डायरेक्ट क्लैश है चाइना के साथ। तो ये जब होने लगा तो अब इसमें जो इंडिया पाक जो डायलॉग है, और टेररिज्म है, और कश्मीर है, ये सब अब रडार से बाहर निकल गया है। इंडिया जो है वो ये चाहती है कि हम तो अब कभी बात ही नहीं करेंगे पाकिस्तान से, कश्मीर तो अब हमारा ही हिस्सा है, कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं है, जो हमारा है वो हमारा है, जो आपका है उस पर बात कीजिए आप। ये अभी आज के डेट में, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये कंसिस्टेंट नहीं है। अभी जो आप हाइड एक्ट की बात कर रहे थे वो एक्सप्लिसिटली नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली है, क्योंकि इंडिया जो, अमेरिका जो कंट्री है उसकी एक अपनी मतलब फ्रेमवर्क है, वो उसी फ्रेमवर्क पे काम करती है। कहीं पे भी जो है वो उस फ्रेमवर्क को मतलब साइडलाइन कर देती है और अपने इंटरेस्ट को देखती है। तो ये सब जो एडजस्टमेंट है, और इंडिया के साथ भी वही है। लेकिन अभी जो मामला जो चल रहा है वो यही है कि इंडिया जो है वो टोटली यूएस के खेमे में है, और जो यूएस कहेगा वो इंडिया करेगी। और इंडिया जो है एक ऐसा भी मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो इंडिया की थी पहले, वो कुछ नॉन अलाइनमेंट, ना हम सोवियत कैंप में है ना अमेरिकन कैंप में है, ये सब अब पुरानी बातें हो गई, वो खत्म हो गई। दे आर ऑल ओल्ड स्टोरीज। अब जो नई स्टोरी है वो ये है कि मतलब अमेरिका के जो हैं वो, अमेरिका ने बहुत सारे घोड़े पाल रखे हैं, उसमें अब एक इंडिया भी एक घोड़ा हो गया उसका। और ये अमेरिका के हुनर की बात है कि दो दुश्मनों को अपने एक ही अस्तबल में बांध लेता, अगर आप घोड़ा सही कहा जाए तो। जी हाँ, तो खैर अब मैं चलता हूं भूटान नरेश की भारत यात्रा पर। दर्शकों को मैं बता दूं कि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जिस गहराई से बात हुई और बहुत सी पुरानी बातें भी याद दिलाई, ये बहुत ही अहम डिबेट का हिस्सा था। लेकिन भूटान नरेश भारत में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ है ऐसे वक्त में जब भूटान और चीन के बीच में मामलात हल होने की बात हो रही है, बड़ी तेजी दिख रही है, क्या है भारत का उसमें रोल, क्या है, और भूटान नरेश भारत में क्या कुछ करने समझने आए? और 8 दिन का दौरा बिल्कुल ऐसे जैसे खाली बैठे हुए थे, कहीं कोई काम ही नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही इशारे पे जा रहे हैं। अब ये जो किंग ऑफ भूटान है, इनका नाम है कैसर वांगचुक, बीच में एक और नाम है, ये जिग्मे सिग्मे वांगचुक के लड़के हैं, और यही अभी भूटान नरेश है। ये जो है 8 दिन के दौरे से जो है इनका दौरा है, जिसमें ये 3-4 दिन तो ये आसाम में और काजीरंगा पार्क में ये सफारी उफारी देख रहे थे, और लायन और राइनो जो होता है उसकी देख रहे थे। 3-4 दिन के बाद जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब वो दिल्ली में 1-2 दिन में जो है उनकी सारी जयशंकर साहब से और इन सारे सब लोगों से मीटिंग थी और उनसे बात हो रही थी। अब यहाँ पे जो एनालिसिस लगाई जा रही है और मीडिया में जो बहुत सारी बातें जा रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भूटान की गवर्नमेंट है, जो अभी सरकार है, और भूटान के जो नरेश हैं, वो दोनों एक पेज पे नहीं है। नरेश जो है वो इंडिया के साथ हैं, और भूटान की सरकार जो है वो चाइना के साथ मतलब तालमेल बढ़ाना चाहती है। अब इंडिया में जो है इनको बुलाया गया है, मतलब ऑफिशियली इंडिया को बुलाया गया है, और ये कहने के लिए कि मतलब नरेश जो है वो जहां भी चाइना का मामला आएगा उसको जो है वो गवर्नमेंट को कहें कि वो ज्यादा तेजी ना दिखाएं, और बाउंड्री इश्यूज जो है, क्योंकि बाउंड्री इशू जो है वो अभी बहुत हॉट टॉपिक है चाइना और मतलब भूटान के बीच में। और ये बाउंड्री इशू जो है 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर शायद सॉल्व हो जाए। और मैंने आज एक इंटरव्यू किया था परवीन शानी के साथ, जो कि मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई थी। तो उसमें क्या है कि ये 800 किलोमीटर जो तिब्बत से लगा हुआ भूटान का हिस्सा है, उसके ऊपर डिमार्केशन होना है।
अब ये डिमार्केशन जो है ये उसी तरह से है कि कभी आज तक डिमार्केशन हुआ ही नहीं था। अब इस तरफ आप हैं कि उस तरफ आप हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं भूटान के, उनका नाम है तेरसिंग लोटो, उनका कहना है कि ये हम लोगों के लिए तो एक वरदान है, दिस इज अ बाउंटी, कि कुछ है ही नहीं है, तो ये हमारे लिए ज्यादा मतलब मुफीद है या ज्यादा फायदेमंद है कि हम एक बाउंड्री क्रिएट कर लें। और भूटान जो है वो बहुत मतलब तेजी दिखा रहा है, बहुत अग्रसर है कि बाउंड्री जो है वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाए। और उसमें जो है वो काफी चीजें हैं। एक तो उनका ये है कि स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी है, जो कि इंडिया को पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो टेरिटरी का जो मामला है इसमें इंडिया का कोई मतलब नहीं है। ये सारी भूटान और चाइना के बीच की है। इंडिया जो है क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट नेबर है भूटान का, इसलिए इंडिया को लगता है कि अगर वो चाइना उनके साथ आके बैठ जाए तो मतलब वो इंडिया के लिए परेशानी होगी। तो इंडिया उसमें हस्तक्षेप भूटान की तरफ से करता है कि यहाँ पे जो है जो डोकलाम का जो क्राइसिस था, मैं डोकलाम के क्राइसिस के बारे में बता रहा हूँ। ट्राई जंक्शन का मैटर है वो ये है कि डोकलाम जो है वो एक जो उसका ये है कि वो चाइना की टेरिटरी है, वो भूटान की भी टेरिटरी है। वो प्लेटो पे पूरा जो है चाइना ने कब्जा भी किया हुआ है, और उनके मैप वगैरह भी कहते हैं वो डोकलाम जो है वो भूटान की टेरिटरी है ही नहीं, वो चाइना की टेरिटरी है। तो चाइना अपनी टेरिटरी पे बैठा हुआ है तो कोई उसकी परेशानी नहीं है। लेकिन वहां से एक रोड चाइना बना रहा था भूटान के अंदर, जो एक जगह है वो ट्राई जंक्शन के ऊपर आकर के रुकता है। वो ज्यादा लंबा रोड नहीं था, शायद कोई 10 किलोमीटर का कुछ था, जिसके लिए स्टैंड ऑफ हो गया था 2017 में। इंडिया नहीं चाहता था कि वो वहां बने, तो भूटान के पीछे खड़ा होकर के इंडिया ने जो है अपनी फौजें भेज दी थी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं आपके मतलब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इंडिया ने अपनी फौज तो भेज दी, और जो जनरल साहब थे जिन्होंने मतलब इसको लीड किया था और पीएलए और उसके साथ सामने खड़े हो गए थे, उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद वो अपने मतलब पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो बुक लिखी है, उनका ये कहना था कि हम लोग बिल्कुल इल इक्विप्ड थे। हम अगर ये एस्केलेशन हो जाता, अगर ये जंग हो जाती वहां पे, तो हमें भागना पड़ता वहां से। ये तो हमने सिर्फ मतलब एक अपनी वर्दी की और इसकी जाकर के वहां खड़े हो गए, लेकिन हमारे पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था, ना कि कोई उसका कोई ये था, सिर्फ हमको जाकर कह दिया कि आप खड़े हो जाओ वहां पे। और अगर वो हम पे अटैक कर देते तो हमें मतलब ये है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि इस तरह से भी जो है आर्मी को जो है मतलब, और यही सेम चीज जो है वो वहां गलवान में भी हुआ था, सेम चीज। जाके भेज दिया फौजी को, उसका कोई बैकअप था ही नहीं। और ये जो बैकअप नहीं था तो इन्होंने कहा कि वो तो मतलब किस्मत थी और वो वक्त का तकाजा था कि वो मामला जो है वो रफा दफा हो गया और वो हट गए और चले गए अपने इसमें। और वो जो रोड बना रहे थे, अब ये रोड का भी जो मामला है वो ये है कि जाम फेरी एक जगह है जो कि वहीं पे है, मतलब डोकलाम के पास है या जो ट्राई जंक्शन के पास है। चाइना ने जो है वो अंदर से एक रोड बना दिया है जो जाम फेरी पे आ सकता है, जो कि इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसके लिए सारा किस्सा है इंडिया का जो क्लेम है कि चाइना को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखने नहीं देंगे, उसको ओवरलुक करने नहीं देंगे, और कोई भी मतलब उनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं आके करके हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन कर सकता है। लेकिन आज के डेट में यह है कि अगर वो ना भी मिले डोकलाम तो है ही उनका, अगर वो जो रोड बन रहा है वो ना भी मिले उनके, तो उनके पास दूसरा एक्सेस हो गया है। अब इसमें जो एक खास बात मैं आपको बता दूं जो कि डीपर एनालिसिस है इसकी, कि अब भूटान ने जो है ये मन बना लिया कि अब मैं इंडिया के जो शैडो में हम रह रहे हैं उससे हम निकल के बाहर आ जाएं। और उनको ये लग रहा है कि अगर हम चाइना के साथ दोस्ती कर लेंगे तो उनकी कॉन्सुलेट खुल जाएगी या हमारी कॉन्सुलेट खुल जाएगी, और हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हम चाइना के साथ मतलब अपने मतलब ताल्लुकात सही कर लें। तो ये मंशा है उनका, मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट का। और बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए चाइना भी बहुत हद तक बहुत ज्यादा मतलब अपनी आगे वो देखती है, और भूटान भी चाहती है कि ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए तो फिर हमारा चाइना और नेपाल भूटान का जो है रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। और जो इंडिया की जो इमार्ट है मिलिट्री ट्रेनिंग फोर्स, उसको वापस आना पड़ेगा इंडिया में वापस आना पड़ेगा। और भूटान को जो है वही नेपाल वाला या श्रीलंका वाला सिचुएशन आ जाएगा या बांग्लादेश वाला सिचुएशन आ जाएगा कि भूटान जो है वो इंडिया को भी बैलेंस करेगा
और चाइना को भी बैलेंस करेगा। अब मैंने एक सवाल किया था परवीन शानी से कि अगर भूटान के इस्टेब्लिशमेंट को चुनना पड़े कि इंडिया और चाइना में किसको चुनेंगे, तो मैंने तो कहा कि इंडिया को चुनना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोगों के लिए वो है। लेकिन परवीन शानी साहब ने कहा कि नहीं, वो चाइना को चुनेंगे, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि चाइना से हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और उनकी अपने डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। तो ये बड़ा अहम है। और अभी जो भूटान नरेश जो आए हुए हैं, जिनसे हम लोगों ने खबर की चर्चा शुरू की थी, तो ये इंडिया के जो मीडिया में आ रहा है वो यही बात आ रही है कि इंडिया ने जो है वो भूटान नरेश के ऊपर प्रेशर दिया है कि आप चाइना को जो है वो ज्यादा नहीं सटाएं और ज्यादा उनसे बातचीत ना करें, बाउंड्री डिस्प्यूट को जो है ऐसे ही रहने दें, सॉल्व ना करें। अब ये सब इंडिया के अखबार में और इंडिया के जो लोग हैं जिनको ये कहने की बात है। लेकिन भूटान नरेश का भूटान के सरकार पे अब बहुत कम मतलब अमल दखल है और वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, कितनी जल्दी ये बाउंड्री इशू सॉल्व हो जाएगा या कहां तक सॉल्व होगा। उनका ये भी कहना है कि ये डोकलाम और जामफेरा ये सबको वो छोड़ देंगे जो कंटेंशियस इशू है, और 90% या 95% जो है वो हम बाउंड्री को सॉल्व कर देंगे, वहां पे फेंसिंग खड़ी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, ये बहरहाल एक तरह से जो भारत का असर भूटान पर रहा है उसमें कहीं कमी के इशारे मिल रहे हैं, जो भारत के भी एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं तालिबान की अफगानिस्तान की सरकार की तरफ। वहां से क्या ये रिपोर्ट है, क्या ये ओपियम के प्रोडक्शन में कमी, ये तो बहुत बड़े फंड्स का एक सोर्स था जैसा कि कहा जाता रहा है, कैसे मुमकिन हो सका, और तालिबान इसमें इतने संजीदा क्या नजर आते हैं, क्या कुछ है आंकड़े या क्या कह रहे हैं? जी, ये बाकायदा खबर है जो कि यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट शाया किया है, और इसमें कोई डिस्प्यूट की बात ही नहीं है। ये कोई मतलब ऐसी कंट्री नहीं है जिसका यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट में ये कहा गया। देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि उनके जो यूनाइटेड नेशन के या वेस्टर्न वर्ल्ड के या अमेरिका के 4 डिमांड है, उसमें एक डिमांड जो है पॉपी कल्टीवेशन भी है, दूसरा डिमांड टेररिज्म है, तीसरा डिमांड उनका जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, चौथा डिमांड जो है ह्यूमन राइट्स है। तो ये एक डिमांड जो है जो मुझे लगता है कि ये तो खत्म हो गया, जो कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आ गई। उसमें उन्होंने कहा कि 2022 से पहले, यानी कि अशरफ गानी की गवर्नमेंट से के टाइम में या करजाई के गवर्नमेंट में के टाइम में, अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 ओपीएम प्रोडक्शन मुल्क था, और अभी आज के डेट में जो है उसने 95% ओपीएम खत्म कर दिया अपने यहाँ। अच्छा, और ओपीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, हिंदी में क्या कहते हैं, कौन सा? अफीम। हाँ, पहले जो है चाइना ने इस्तेमाल किया था, उन्होंने ब्रिटिश ने ये इसकी खेती लेकर के आए थे, और चाइना को में जाकर के चाइना को अफीम खिलाया था। वो इंडिया में भी बहुत से अफीमची घूमते रहते थे, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, आज भी अफीमची होंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ दवाओं में भी होता है, नशे के लिए भी इस्तेमाल होता है, दवाओं में। इसका इस्तेमाल जो है हीरोइन बनाने में होता है, हीरोइन की टैबलेट बनती है, और ये टैबलेट जो है ये नशावर टैबलेट है, और जो वेस्टर्न यूथ है वो सब एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है। जो ड्रग एडिक्शन की जो कहानी है वो इसी से है कि वो टैबलेट खाते हैं ओपीएम की बनी हुई, और करोड़ों अरबों का जो है वो अफगानिस्तान को फायदा होता था इनके कल्टीवेशन से। अब तालिबान ने क्या किया है कि इन्होंने मतलब जेसीबी लगा के, बुलडोजर लगा करके खेत उन्होंने खत्म कर दिया है। अब उनकी जो बहुत बड़ा उनका जो रेवेन्यू आता था इस खेती से, वो बिल्कुल तालिबान ने अपने ही लोगों के लिए खत्म कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तो खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अब बात यही यहाँ पे आती है कि सही क्या है, गलत क्या है। इस्लामिक दौरा की हुकूमत है तो वो गैर इस्लामी काम नहीं कर सकते हैं। मेरा अपना मानना यही है कि ये नशीली दवा बनाना या शराब बनाना ये मुसलमानों का सेवा नहीं है, और उससे बेच करके अपने मतलब पॉपुलेशन को वो खाना खिलाए। उनका ये कहना है कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हम शराब बेच करके पैसे नहीं कमाएंगे। ये एक नजरिया है, और उसी नजरिए के तहत उन्होंने जो है वहां के पूरी की पूरी 95% वो 3000 कितने हेक्टेयर में जो है उनकी पॉपी ग्रोथ होती थी करीब 2 साल पहले,
अब वो घट कर करके 10,000 के आसपास आ गई है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल भी कर सकते हैं। आज भी जो पॉपी की कल्टीवेशन है इंडिया में, वो गवर्नमेंट के अंदर ही है। मतलब जो लॉ बताती है कि गवर्नमेंट ही जो है वो अफीम की खेती कर सकती है, प्राइवेट कोई आदमी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी बहुत मेडिकल इसमें भी यूज होती है। और इसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है मतलब तालिबान का, जिन्होंने ये अपनी ही मतलब अवाम को, अपने ही लोगों को उन्होंने एक तरह से कह दीजिए कि वो खेती करने से बंद कर दिया, और उनको जो है मतलब और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे यही बात आती है कि हक की बात है, और दूसरी तरफ जो है वो, और अफगानिस्तान में और बहुत सी खेतियां हो सकती हैं उसकी जगह, उससे बच करके ड्राई फ्रूट्स बहुत पैदा होते हैं। हम खुद देखा है हमने अफगानिस्तान में, काबुल के आसपास। तो वो बहरहाल अपनी खेती को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं अगर वो करना चाहेंगे। खैर, ये एक बड़ी बात है कि सख्त वक्त में भी उसूल के साथ उस नशे की जो लत है दुनिया भर में, उसको कम करने में कोई एक तरह से कंट्रीब्यूशन तालिबान भी कर रहे हैं। आपने अब से पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि तालिबान ने हुकूमत आने के बाद उनकी जो करेंसी है वो भी जरा मजबूती की तरफ जा रही है, और सिक्योरिटी के हालात भी बेहतर हुए हैं। ये तालिबान की कुछ कामयाबियां हैं जिस पर दुनिया की नजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इस पूरे इलाके की जो खबरें हैं साउथ एशिया की, उस पर बहुत ही गहरी नजर है सैयद अली मुश्तबा साहब की, और हमारे साथ वो शेयर करते हैं, हर फ्राइडे में हमारे साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।